तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणम। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव श्री 1008 मूल नायक आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी महाराज की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। अपन सेकंड नंबर की गाथा पुरुषा सिद्धि उपाय की पढ़ रहे थे। कल अपन ने नहीं समझा था। कोई भी एक व्यक्ति नए का एग्जाम्पल बताएगा। कल बहुत सारे देखे थे, उसमें से कोई भी एक। हाँ बताइए, बताओ। हाँ बोलो। वो आपको ही सुनाना है, मुझे नहीं, इसलिए आप सुन लीजिए। हाँ बताइए। कल नई का जो एग्जांपल दिया था उसमें सबसे पहले डायमंड का एग्जांपल दिया था। डायमंड में आप इस तरह से ब्लू लाइट में देखोगे तो ब्लू दिखेगा, इस तरफ से रेड लाइट में देखोगे तो रेड दिखेगा। उसके अलावा ऑर्केस्ट्रा पार्टी का एग्जांपल दिया था, जिसमें एक बांसुरी वाला, अगर किसी को बांसुरी पसंद है तो उसको बांसुरी का धुन पसंद आएगी, किसी को ढोलक की धुन पसंद है तो ढोलक की। तो उस अपेक्षा से हर एक का अलग अलग पसंद के हिसाब से। तीसरा एग्जाम्पल दिया था, माता का एग्जाम्पल दिया था। जो माता एक बच्चे को डांटती है तो वो उसके भविष्य के सुधारने के लिए डांटती, उसको बोलते चले जा, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि चले जाना है। तीसरा एग्जाम्पल दिया था, माली का एग्जाम्पल दिया था। कोई अगर डाली खराब है तो उसको माली निकाल देता है, तो उसका वो बचाने के लिए निकाल देता है। और लास्ट एग्जाम्पल दिया था डॉक्टर का। जो एक डॉक्टर इंजेक्शन देता है, ऑपरेशन करता है, तो वो उसके रोग मिटाने के लिए वो इंजेक्शन देता है। तो उस हर अपेक्षा से वो अपना कार्य सही करता है, पर हम गलत एंगल से देखते हैं तो वो गलत लगता है। उस हिसाब से नई का एग्जाम्पल्स देते हैं। बहुत अच्छा है। उनको 5 एग्जाम्पल याद है, पर उसका मोटिव नहीं बताया आपने कि डॉक्टर वाले एग्जाम्पल का मोटिव क्या था, वो एग्जाम्पल का मोटिव क्या था, है ना। एग्जाम्पल बिल्कुल सही बता दिए, एकदम लाइन से बता दिए, पर उसका मोटिव क्या था, उससे आप नहीं कैसे बताओगे ऐसा। हाँ बताओ। नए मतलब हमें सिखाता है कि सत्य को पूर्ण तरीके से किस तरह जानना है। हो सकता है कि सत्य के अनेक रूप हो सकते हैं। हर व्यक्ति उस चीज़ को अलग अलग तरीके से देख सकता है और उसको अलग अलग तरीके से परिभाषित कर सकता है। तो नए हमें सिखाता है कि हम सत्य को पूर्ण तरीके से जानने के लिए एक तरीके से ना देख के वो पूरी सब चीज़ों को अच्छा हर तरफ के एंगल से समझे कि सत्य एक्चुअल में क्या है। एक ही दिशा से देख के हम सत्य को पहचान नहीं सकते। इसलिए नए हमें हेल्प करता है सत्य को पूर्ण रूप से जानने में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब एक आध एग्जाम्पल को करो प्रूव। जैसे कि अभी हाथी है तो जैसे कि एक पानी भरा ग्लास है, उसमें आधा भरा हुआ है, आधा खाली है। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ सिर्फ आधा भरा हुआ है, लेकिन जो दूसरा कोई देख रहा है कि आधा खाली है, लेकिन बात तो दोनों की सत्य है, आधा भरा भी हुआ है, आधा खाली भी है। तो इस तरीके से दोनों बातें सत्य हैं। तो सत्य हम ये नहीं बोल सकते मैं ही सही हूँ और मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वही सही है। तो नए हमें सिखाता है कि शब्द को मतलब परिभाषित करना अपेक्षा करूँ, सीधा ऐसा नहीं बताना कि ये चीज़ सही है ऐसा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो ऐसे आज का होमवर्क है, ऐसे आपको 3 एग्जाम्पल सबको ढूंढ के लाना है, पर आजू बाजू वाले को पूछ के नहीं, सबके सेपरेट। जैसे इन्होंने ग्लास का बनाया
कि एक बंदा देखा कि आधा ग्लास तो खाली है, दूसरा बंदा बोलेगा आधा ग्लास भरा हुआ है, तो दूसरे दोनों सही है कि गलत? तो दोनों सही है ना। वो अपने एंगल से सही है, उसने कितना पानी है वाटर लेवल देखकर उसने बोला कि आधा भरा हुआ है, और उसने एम्प्टीनेस देख के बोला कि आधा खाली है, तो बोथ आर राइट। समझ में? तो नए है वो एट अ टाइम एक ही को डिस्क्राइब करेगा, पर उसकी अपेक्षा वो भी सही है, जिसने वाटर लेवल देखा उसकी अपेक्षा वो भी सही है। बहुत अच्छा। तो ऐसे सभी को ऐसे 3-3 एग्जाम्पल, 3 क्या 300 मिल सकते हैं, उसमें क्या है, कुछ भी सोचो लिख दो हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब आगे ये पढ़ लिया था। एक बार वो पढ़ लेते जिससे लिंक बन जाएगी। तत्व और नय का वास्तविक स्वरूप। तत्व क्या है? तस्य भावस्तत्वम। जो पदार्थ जिस रूप में वास्तविक रूप से विद्यमान है उसका वही मूल भाव क्या है? तत्व। नय क्या है? वस्तु को समझने और समझाने की एक शैली या दृष्टिकोण है। ठीक। नय स्वयं वस्तु का मूल स्वभाव नहीं है, वो तो एक एंगल है, एक परसेप्शन है, बल्कि उस स्वभाव तक पहुंचने का मार्ग है। यानी डिफरेंट एग्जाम्पल, अरे डिफरेंट परसेप्शन से हम उस मूल वस्तु तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट। जिज्ञासु को न्याय, नय, निक्षेप और अध्यात्म का गहरा ज्ञान होना अनिवार्य है। यानी ये सब थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। किसी एक नय को पकड़कर नया पंथ खड़ा कर देना सबसे बड़ा क्या है? मिथ्यात्व है। आगम का अकाट्य सिद्धांत अपेक्षा से रहित स्वतंत्र माना गया नय हमेशा क्या होता है? यानी आपको अपेक्षा लगानी पड़ेगी, किस अपेक्षा से बात कही गई है, किस अपेक्षा से बात कही गई है। आपने ऐसा बोला ऐसा होता है, तो ये क्या हो जाएगा? आधा सत्य, आंशिक सत्य, पूर्ण सत्य नहीं है। सापेक्षता के बिना कोई भी दृष्टिकोण सत्य की रक्षा नहीं कर सकता। नेक्स्ट। देखो कितना अच्छा बनाया है क्लियर, कि ऐसे क्या हो जाता है जैसे मिरर ब्रेक, आपने पूरे सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। आपने क्या किया? अपेक्षा नहीं लगाई। अपेक्षा नहीं लगाओगे तो चीज़ें क्या हो जाएगी? आप बिखर जाएगी, आप समझ ही नहीं पाओगे। ऐसा। ठीक। परिप्रेक्ष्य का ज्यामितीय सत्य, यानी एक त्रिआयामी 3D बेलन, राइट, कुछ जब ऊपर से देखा जाता है तो वो सर्कल प्रतीत होता है। यानी यहाँ पे कुछ रख दिया, राइट, तो ऊपर से देखा जाए तो कैसा लगेगा? सर्कल जैसा। उसी बेलन को जब किनारे से देखा जाता है तो वो आपको कैसा लगेगा? ऐसे रेक्टेंगल जैसा। सिर्फ आपने किनारा देखा तो कैसा दिखेगा? रेक्टेंगल। यानी साइड से देखा तो रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। दोनों दृष्टिकोण अपनी अपनी जगह क्या है? सत्य है, परंतु दोनों में से कोई भी वस्तु का पूर्ण स्वरूप ना रेक्टेंगल है पूर्ण तरह से और ना सर्कल है। स्याद्वाद हमें वृत्त और आयत दोनों को एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न पहलुओं के रूप में स्वीकार करना सीखा। यानी स्याद्वाद हमारे में एक्सेप्टेशन, स्वीकारपना लाता है। स्याद्वाद हमारे में क्या लाता है? स्वीकारपना, कि हम जल्दी किसी वस्तुओं को स्वीकारते नहीं, किसी की बात को नहीं स्वीकारते। तो स्याद्वाद हमको सबसे अच्छा यही सिखाता है कि तुम ये देखो कि सामने से दिखेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? रेक्टेंगल। ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखेगा? दिखाते हैं। पर कोई बोले कि ये सर्कल है, कोई बोले रेक्टेंगल है, तो क्या सही है भाई? सामने देखने की अपेक्षा वो रेक्टेंगल है, बाकी गलत हो जाएगा। तुमने अपेक्षा नहीं लगाई तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? गलत। तुमने ऊपर से देखने पर ये ऐसा दिखता है सर्कल, तो तुम्हारी चीज़ राइट है, पर तुमने अपेक्षा नहीं लगाई और ये जो दिख रहा है वो सर्कल है, ऐसा बोल दिया तो है ना, गलत हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ को हम बोले तो ये हमारी जीवन शैली होनी चाहिए कि हम अपेक्षा लगा के बात करें, तो सामने वाला कन्फ्यूज़न में नहीं रहेगा अथवा उसको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। कई लोग ना आधी आधी बात करते। कैसी बातें करते? जब बोलवा में पैसा पड़ता हो, राइट राइट, यानी आधी आधी बातें करेंगे, अब सामने वाला गूंचवाता जाएगा, यानी वो क्या बोला, क्या बोल के क्या कर दिया। तो आपकी बात कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए और विथ अपेक्षा ऐसा कीजिए। और ये अक्ल होनी चाहिए कि कहने, आपने किसी को बोला, उसको टप्पी पड़ी कि नहीं वो भी समझने की आपके पास ताकत होनी चाहिए।
है ना। कभी बार हम बोलते ऐसा कर लो ऐसा कर लो, अब मैंने बोल दिया जगदीश भाई को ऐसा कर लो, पर ये मेरे में सोच समझदारी और विवेक होना चाहिए, मैंने जो बोला वो उनके दिमाग में घुसा कि नहीं, राइट। हमने तो बोल दिया था, तो ऐसा बोलने से कोई फ़ायदा। वो आधे घंटे बाद जगदीश भाई वापस आए, माता जी बोलो शू कीधું तू, राइट। ऐसा होता है कि नहीं। यानी कोई भी किसी को भी काम बताओ तो आपके पास इतना विवेक होना चाहिए, हमने एक भी शब्द बोला तो उसके कान तक पहुंचा, वो उस भाषा को कैच कर पाया, वो मेरे मोटिव को समझ पाया, वो समझने का आपके पास विवेक होना चाहिए। और यदि आपका मोटिव वो सामने वाला नहीं समझ पाता, उसका मतलब आपको अभी बोलना नहीं आता है ना, आपको स्पष्ट बोलना नहीं आता। अब व्यक्ति का लेवल देख के बात करो, लेवल देख के बात करो, उसका मतलब वो जिस पोजीशन पे है वो कितना समझ पाता है, राइट। उस पर अपेक्षा से आपको पूरा बोलना चाहिए। यदि सामने वाला बहुत इंटेलिजेंट है तो आप थोड़ा सा हिंट करोगे, नहीं इशारा भी करोगे तो वो, पर सबको इशारे से नहीं समझ में आएगा। तो आपको पहले आपके पास ये ताकत होनी चाहिए, सामने वाला कितना क्षयोक्षम वाला है, राइट, उससे मुझे कितने शब्दों में बात करनी है, राइट, वो कितने में समझ जाएगा। अब किसी का क्षयोक्षम बहुत अच्छा है, राइट, पर फिर भी वो समझ नहीं सकता वस्तुओं को जल्दी, समझ में है, तो उसको कितनी लैंग्वेज में बात करनी है, कितना बड़ा सेंटेंस बोलना है, कितना छोटा बोलना है, और किस तरह से उसको उस वस्तु को समझाना है, वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। नहीं तो एक ही चीज़ 5 मिनट की चीज़ 50 मिनट के बाद ज़ीरो आउटपुट, वो 50 मिनट के बाद फिर से आएगा। वो आपने ऐसा बोला था ना, वो कर लिया। जैसे वो बच्चे वाला एग्जाम्पल नहीं आता कि पापा ने बोला कि बोल दो बाहर, कोई आए गेस्ट, राइट। अब पापा से उनको पापा को उनसे बात नहीं करनी है, तो पापा ने क्या बोला, बोल दो बाहर जाके कि पापा घर पे। अब पापा को ऐसा लगा बच्चा में थोड़ी तो बुद्धि है शू केवू, राइट, तो उसने बाहर जाके क्या बोला, पापा ने बोला है पापा घर पे, है ना। तो उसका मतलब किसको कितना बोलना, वो भी हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको टप्पी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। पूरी अपेक्षा से बात करके फिर सामने वाले को काम देना चाहिए। नहीं दोगे तो क्या होगा, आपका ही डबल टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। ठीक, नेक्स्ट, वस्तु स्वभाव, निरंतरता और परिवर्तन। ये अपने स्कूल का एक सिंपल एग्जाम्पल H2O, बर्फ, पानी या भाप, राइट, ये तीनों एक ही तत्व की अलग अलग अवस्था है। अपने आइस अथवा वाटर अथवा स्टीम, राइट, बदलती हुई अवस्थाएं यानी पर्याय क्षणिक है, जो समय के साथ उत्पन्न और नष्ट होती है। भाई हमने पानी को फ्रीज में रखा तो यानी फ्रीज़र में रखा तो आइस बन गया, बाहर निकाला तो अगेन पानी में कन्वर्ट हो गया, उसको गैस पे रख दिया और उबाल दिया तो भाप बन गई। परंतु इन सभी अवस्थाओं में मूल तत्व द्रव्य हमेशा क्या रहता है, स्थिर और अपरिवर्तित रहता है। अनेकांत दृष्टि हमें सिखाती है कि वस्तु बदलते हुए भी हमेशा क्या रहती है, स्थिर रहती है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल, इसको आप महावीर अष्टक स्तोत्र पढ़ते हो तो उसमें 3 शब्द आते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। मैंने बीच में इसलिए सिखा दिया, वैसे यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, पर वो यहाँ, हाँ, ये इसलिए एग्जाम्पल दिया कि तत्व समझाने के लिए कि तत्व कैसा होता है, तो भले उसकी पर्याय चेंज हो जाए पर मूल तत्व क्या रहता है, स्थिर। द्रव्य क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो एक एग्जाम्पल अपने शास्त्रों में कॉमन एग्जाम्पल आता है, शास्त्रीय एग्जाम्पल, कि एक राजकुमारी थी। कौन थी, राजकुमारी। तो वो अपने पापा के सामने यानी राजा के सामने जीत पे अड़ गई कि मुझे क्या बनाना है, कुंडल बनाना, कुंडल बनाना, कुंडल बनाना है। तो उसके पापा ने क्या किया था, जो गोल्ड था ना उससे उसका जो राजकुमार था उसके लिए क्या बना दिया था, मुकुट बना दिया था। क्या बना दिया था, मुकुट। तो उसका मुकुट बन गया तो ये मचक गई। इसने क्या बोला रितेश भाई कि कुंडल बनाना, कुंडल बनाना। अब उनको उतना ही गोल्ड यूज़ करना था नहीं था तो बहुत, बिकॉज राजा था, राइट, ऐसा मान लो, पर उनको उतना ही यूज़ करना था। तो अब वो क्या करेंगे, जो मुकुट था, मुकुट वाले गोल्ड को पिघलाएंगे और उससे क्या बनाएंगे, उसके लिए कुंडल बनाएंगे। तो देखो मुकुट के गोल्ड को पिघलाया तो मुकुट का क्या हुआ, व्यय हुआ। क्या हुआ, व्यय यानी डिस्ट्रॉय हुआ, नष्ट हुआ। और बना क्या, कुंडल। तो जो कुंडल के फॉर्म में गोल्ड आया वो क्या हुआ, उत्पाद हुआ। उत्पाद यानी न्यू क्रिएशन, राइट। और दोनों में कॉमन क्या था,
गोल्ड, तो उसको बोला जाता है द्रव्य। उत्पाद, व्यय और द्रव्य। तो द्रव्य यानी द्रव्य हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है, सिर्फ पर्याय बदली। तो एक का व्यय होता है और दूसरे का उत्पाद रहता है। जैसे पहले ये माइक है, राइट, ये प्लास्टिक है मान लो, तो प्लास्टिक पहले दूसरे फॉर्म में होगा, अभी क्या हो गया? माइक के फॉर्म में। पर प्लास्टिक तो कॉमन रहा ना, सिर्फ उसकी पर्याय बदली। ऐसे लाखों एग्जाम्पल अपन सोच सकते हैं। और ये उत्पाद, व्यय, द्रव्य हमेशा चलता रहता है, पर द्रव्य क्या रहता है? स्थिर रहता है। जैसे आत्मा, उस दिन अपन ने समझा था ना कि आत्मा के सिर्फ कॉस्ट्यूम, गति, यानी हमारी जैसे आयु बंद होता है, जैसी गति मिलती है वैसे हमारे कॉस्ट्यूम बदलते जाते हैं, पर हमारी आत्मा क्या रहती है? तो आत्मा द्रव्य है। समझ में आया है ना? ये मनुष्य पर्याय का व्यय होता है और देव पर्याय की सपोज प्राप्ति हुई तो देव पर्याय का क्या हो गया? उत्पाद। मनुष्य पर्याय का, पर दोनों में कॉमन क्या था विपिन अंकल? आत्मा। समझ में आ गया? तो बीच में थोड़ा कनेक्टेड था इसलिए बता दिया। तो ये सारे शब्द आते रहते हैं, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। तो समझ में आ गया? फाइन। अब श्यादवाद और सप्तभंगीय न्याय का परिचय, राइट। श्यात का मतलब होता है कथनचित। क्या मतलब होता है? कथनचित, यानी किसी एक एंगल से या किसी निश्चित अपेक्षा से। और वाद का अर्थ होता है कथन करने की शैली, यानी आप जब जब कथन करो तब क्या करना? किसी अपेक्षा से। श्यादवाद, श्याद का मतलब क्या बोला? श्याद का मतलब कथनचित, यानी किसी एक अपेक्षा से। और वाद का मतलब कथन करने की सिस्टम, शैली, राइट। तो आप किस मेथड से बात कर रहे हो? आप किसी अपेक्षा लगा के बात कर रहे हो तो वो कौन सी शैली हो जाएगी? श्यादवाद। जैसे उसने बोला था अंधे व्यक्ति ने कि भाई ये हाथी का पैर देख के उसने क्या बोला? कि खंबे जैसा है। तो उसने पैर की अपेक्षा खंबा बोला, पर वो पूर्ण सत्य नहीं था, राइट। पर शैली कौन सी थी? श्यादवाद शैली थी। ये अपेक्षा लगा के कथन करने की जो भाषा पद्धति है उसे क्या कहा जाता है? श्यादवाद। लिखा है श्यात यानी कथनचित और वाद यानी शैली। ठीक। एक ही पदार्थ में बिना किसी विरोध के प्रमाण और नय के माध्यम से विचार करना सप्तभंगी है। नीचे आएगा क्या लिखा? एक ही पदार्थ में बिना किसी विरोध के, यानी कोई उसमें विरोध नहीं हो सकता, प्रमाण और नय के माध्यम से विचार करना सप्तभंगी है। नीचे द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय की मुख्यता और गौणता से यह 7 भागों में घटित होता है। अब 7 भाग देखेंगे, बहुत मजा आएगी। नेक्स्ट, अब डरना नहीं ये सब शब्द सुन के, सप्तभंगी और ये सब क्या है ना। सप्तभंगी के मूल स्तंभ, पहले ये डेफिनेशन समझते हैं, राइट, क्योंकि हम क्या एक्चुअली में अनेकांतवाद समझने बैठे हैं, है ना। तो उसको कहने के लिए ये 7 भंग लगाए जाते हैं, राइट। अपन ने श्यादवाद शब्द समझा, नए शब्द समझा, राइट, तो है ना, अनेकांत शब्द समझा, पर उसको कहने के लिए क्या मेथड यूज़ करनी पड़ती है, कैसे भंग बोले जाते हैं, तो वो आचार्य महाराज ने बहुत अच्छे से बताया। यहाँ खाली ऊपर ऊपर से बताया मैंने, ठीक है। सप्तभंगी के मूल स्तंभ अस्ति और नास्ति। स्यात् अस्ति, स्यात् अस्ति का मतलब कथनचित है, यानी क्या क्या मतलब हुआ? कथनचित ये चीज़ है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा से वस्तु का अस्तित्व है, ठीक है ना। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा वस्तु का अस्तित्व है, यानी कथनचित ये ग्लास खाली है, राइट। तो आपने किस अपेक्षा से बोला? वो एम्प्टीनेस को देख के बोला। कथनचित ये ग्लास आधा भरा हुआ है, तो कथनचित बोलोगे तो आपको कोई दोष लगेगा? आपकी बात सही। कोई एम्प्टीनेस देखे कि भरा हुआ देखे, उसको क्या लगेगा? बात सही है। स्यात् नास्ति, कथनचित नहीं है। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव की अपेक्षा वस्तु का अस्तित्व नहीं है। आगे एग्जाम्पल आएगी, अभी थियरी। स्यात् उभय, अस्ति नास्ति। पहले स्यात् बोलते जाओ तो समझ में आएगा। फर्स्ट स्यात् अस्ति, देन स्यात् नास्ति, फिर स्यात् अस्ति नास्ति। उभय यानी दो, राइट, दोनों, यानी अस्ति नास्ति कथनचित क्रमशः है और नहीं है, यानी है भी अथवा नहीं भी है। दोनों अवस्थाओं को क्रम अनुसार स्वीकार करना। कथनचित ये ग्लास आधा खाली है, कथनचित
ये ग्लास आधा भरा नहीं है। दोनों सही है कि नहीं? बोलने की शैली है ना? दोनों स्वीकार करना। कथनचित लगा लो तो सब चीज़ों से छूट जाओ। कथनचित लगाने से बहुत सारे सत्य में जो दोष लगते हैं ना, उन सब से बच जाते हैं, क्योंकि हमने तो कथनचित लगाया था, यानी शायद, राइट? ऐसा कदाच, हाँ તમારું कदाच। उभय नास्ति अस्ति। नेक्स्ट, सप्तभंगी, भाषा की सीमा और अव्यक्तव्य। 3 हुए। फर्स्ट कौन सा था? स्यात् अस्ति। दूसरा स्यात् नास्ति। तीसरा स्यात् अस्ति नास्ति। अब आगे स्यात् अवक्तव्य। क्या लिखा है? कथनचित कहा नहीं जा सकता, राइट? अस्ति और नास्ति दोनों रूपों को एक साथ कहना असंभव। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम अस्ति और नास्ति दोनों को एक साथ नहीं कह सकते, तो वो क्या हो गया? स्यात् अवक्तव्य। आगे स्यात् अस्ति अवक्तव्य। 3 याद रखो, फिर पीछे की तो गेम है। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, फिर स्यात् अवक्तव्य, फिर स्यात् अस्ति अवक्तव्य। कथनचित है और एक साथ कहा है तो सही, पर एक साथ हम कह सकते नहीं। स्यात् नास्ति अवक्तव्य, कथनचित नहीं है और एक साथ कह सकते नहीं। आगे एग्जाम्पल आएगा, अभी पढ़ लो, है ना? स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, कथनचित है, नहीं है और एक साथ कहा भी जा सकता नहीं। समझ में आया? तो पहले नाम ही याद कर लो अभी। तो स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। नेक्स्ट, अब एक एग्जाम्पल दिया है। मानवीय संबंधों में शादवाद। जैसे एक पर्सन है, उसका नाम क्या है? सूर्य नारायण, है ना? तुम्हारा जे रखो है, रितेश भाई मान लो, ठीक है? एक ही व्यक्ति सूर्य नारायण अलग अलग अपेक्षाओं से अनेक रूप में जाना जाता है, राइट? ये अपन नॉर्मली अपन ऐसा ही बोलते हैं। बेटे की अपेक्षा वो क्या है? पिता है। यानी सूर्य नारायण जी के जो बेटा होगा उसकी अपेक्षा सूर्य नारायण क्या हो गए? पिता हो गए। और पिता की अपेक्षा से वो क्या है? यानी सूर्य नारायण के पापा की अपेक्षा सूर्य नारायण क्या हो गया? पुत्र हो गया, राइट? यानी एक ही पर्सन है, पर वो किसी का पिता है और किसी का पुत्र है, राइट? यदि बेटा हट करे कि यह केवल पिता ही है, किसी का पुत्र नहीं हो सकता, तो वो क्या हो जाएगा? मिथ्या और एकांत। तो अपने को ये बात सुन के तो हंसी आती है कि ऐसा कौन हर्ट करेगा, है ना? पर ऐसे हम जीवन जीते जीते बहुत सारी चीज़ों में क्या कर लेते? हर्ट कर लेते, यानी एकांत में पहुंच जाते। समझ में आया कि बेटा तो ऐसा करे नहीं, ये तो पिता ही हो सकते, वो किसी का बेटा तो ऐसा होता है क्या? तुम कहाँ से आए, राइट? ऐसा सापेक्षता, रिलेटिविटी से देखने पर एक ही व्यक्ति में सारे संबंध बिना किसी विरोध के क्या हो जाते हैं? सिद्ध हो जाते। वो पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, पति भी है, दुनिया भर के सारे रिलेशन एक ही व्यक्ति में हो सकते। और कोई विरोध आता? क्यों नहीं आता? अपेक्षा लगाई। भाई सूर्य नारायण के पप्पा की अपेक्षा वो क्या है? पुत्र है, पर अपने बेटे की अपेक्षा सूर्य नारायण क्या है ना? तो जब हम एक का बोलेंगे कि वो सूर्य नारायण के बेटे की अपेक्षा सूर्य नारायण क्या है? पिता है, तो बाकी रिलेशन क्या हो जाएंगे एट अ टाइम? यानी कथन तो हम एट अ टाइम एक ही चीज़ का करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? बाकी नए उस समय गौण हो जाएंगे, और बेटे की अपेक्षा वो क्या हो जाएगा? मुख्य हो जाएगा। तो अब अपन तत्वार सूत्र में पढ़ते हैं ना कि एक मुख्य होता है, एक क्या होता है? गौण होता है। तो मुख्य कौन सा? जिस नए की बात आप जिस समय कर रहे हो, जिस अपेक्षा से, वो क्या हो गया? मुख्य। जैसे एक गार्डन है जिसमें मैंगो ट्रीज है, एप्पल ट्रीज है, चीकू के है, सारे ट्रीज है। अब मैं जब बोलूँ हाँ वो गार्डन है, गार्डन काश्मीरा गार्डन है, राइट, वहाँ पे कितने सारे मैंगो ट्रीज है, तो उसका मतलब बाकी गार्डन, उस गार्डन में बाकी सारे ट्रीज नहीं है। पर मैं एट अ टाइम किसका कथन कर रही हूँ? मैंगो ट्रीज का। फिर जब मैं चीकू के झाड़ के बारे में बोलूँगी तो क्या दूसरे नहीं है? दूसरे हैं। पर एट अ टाइम हम एक चीज़ की मुख्यता लेकर बात कर सकते। मैं आदिनाथ भगवान की कहानी सुनाऊँ तो उसका मतलब बाकी के 23 तीर्थंकर है कि नहीं?
है, पर हम बोलने के लिए हम एक चीज़ को मुख्य करेंगे तो उस समय बाकी चीज़ गौण हो जाएगी, पर उसका मतलब नास्ति यानी नहीं है ऐसा नहीं होता। हाँ जी, क्या अर्पिता नर्पित सिद्धि है ना। नेक्स्ट, अनेकांत विवाद समाधान का त्रिआयामी ढांचा। एकांकी दृष्टि, अपनी ही बात को अंतिम और एकमात्र सत्य माना, जैसे अंधे पुरुषों का हट है ना कि नहीं नहीं हाथी तो कैसा होता है, खंभा जैसा ही होता है, तो तुमने ही लगाया तो क्या हो जाएगी गड़बड़, पर तुमने ऐसा बोला खंभा जैसा भी होता है तो कोई दिक्कत, सब साथ में मिलके बना देंगे हाथी भी करके, पर अब ही बोलोगे तो क्या होगा, होगा कि नहीं, झगड़ा होगा। विवाद की उत्पत्ति, दूसरे दृष्टिकोण को अज्ञानतावश पूर्णतः क्या कर देना। देखो हम दूसरे की बात को पूर्णतः कब नकारते पता है, जब हमारे में ज्ञान नहीं होता, हमारे में जो न्यूट्रलिटी होती है ना, एक न्यूट्रल होके सोचने वाली बुद्धि होती है, तो हम कोई भी चीज़ को हट पकड़ के नहीं बैठते, हम उसकी भी सुन लेते हैं, क्या करते, उसके भी साइंस को समझते हैं, उसके भी लॉजिक को न्यूट्रल होके। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी अपनी बात को तो यहाँ सेव कराए करिए और दूसरे की बात को खुदेड़ते हैं, तू बता तू बता तू, पहले इसको तो डिलीट मारो, तो डिलीट ना मारो तो बाजू में तो रखो इसको, हम इसको बाजू में रखना, यहाँ तो सेव ही है, सिर्फ उसका निकालना है कि वो कैसे बोलता है, और फिर वो जैसे ही बोला तुमने क्या बोल दिया, ऐसा तो होता ही नहीं है, तो तुमने पूछा क्यों था। खुद का टाइम, दूसरे का टाइम, एनर्जी सब बिगाड़ा कि नहीं। यानी तुम पहले यहाँ की गठान को खोल दो, फिर दूसरे की बात सुनो समझो, तब तो तुम्हें उसकी बात सुनने की और समझने की बुद्धि आएगी। नहीं तो क्या होगा, अपनी सेव है, दूसरे की भर ली, फिर दूसरे के साथ क्या करेगा, ऐसा नहीं होता है और तुरंत विवाद करेगा। राइट, तो यहाँ क्या लिखा कि पहले अपनी अज्ञानता है कि हम अपनी बात से बहुत अटैच होते हैं, क्या होते हैं, अपनी बात से अटैच ही रहते हैं हम, और दूसरे के परसेप्शंस को सुनना समझना नहीं चाहते। तो सबसे पहले अनेकांतवाद हमको यही सिखाता है कि अपनी बात से क्या हो जाओ, थोड़ी देर के लिए डिटैच हो जाओ और फिर सामने वाले के परसेप्शन को एकदम न्यूट्रल होके सुनो। कैसे न्यूट्रल होके, यानी जैसे कोई नया बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं पता है, तो वो फ्रेश माइंड कैसे सुनता है, राइट, उतनी फ्रेश होके सामने वाली बात को जिज्ञासा के साथ सुनो, नॉट एग्जामिनर बन के सुनो। समझ में आया, हम क्या करते हैं, एग्जामिनर बनते हैं। तो जिज्ञासा के साथ समझोगे और अपने परसेप्शन से डिटैच हो जाओगे तो आपको लगेगा ये भी सही है, राइट, और इसको क्या कहा जाता है, अनेकांतवाद। यस, नेक्स्ट, नीचे जैसे समुद्री यात्रियों का झगड़ा। हाँ, श्यात यानी अपेक्षा का प्रयोग कर दोनों सत्यों का सम्मान करना और पूर्ण सत्य को, जब दोनों सत्य मिले, यानी एक चीज़ में तो अनेक सत्य है, राइट, तो हमारे सामने जो जो चीज़ें उसको न्यूट्रली सोचे समझे, उसके साइंस को समझे, लॉजिक को समझे, राइट, तो हमको लगेगा ये भी एक अपेक्षा से सही है, और तब जाके आप पूर्ण सत्य की ओर पहुंच पाते हो। नहीं तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमने जो सुना, हमने जो समझा, वही हमेशा हम उसको क्या मानते हैं, सत्य मानते, तो वो सत्य होता नहीं है, आंशिक सत्य होता है। ठीक, अनेकांत, शांति और साम्राज्य का ब्रह्मांडीय मार्ग। जैन दर्शन केवल एक वैचारिक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सहिष्णु कला है, राइट, सिर्फ ऐसा नहीं बहुत बड़ी लिस्ट है ऐसे सिद्धांत कर्णन योग पढ़ लीजिए, सिर्फ अपने को सिद्धांत पढ़ा के कोई ज्ञान ही नहीं बनाना है अकेला, है ना, वो जीवन जीने में एक सहिष्णुता होनी चाहिए। आपस में क्या होनी चाहिए, सहिष्णुता समझते हो ना, सहन शक्ति अलग, सहिष्णुता किसे बोलते हैं, हाँ, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, राइट, एक्सेप्टेंस, है ना, हाँ नहीं, सिंपैथी, यानी एक दूसरे के प्रति हमारी सिंपैथी की भावना भी तो होनी चाहिए कि नहीं, वो आजकल क्या हो गई,
સ્વીકારપના નહીં રહી, કિસી કે लिए हम સિમ્પથી એવું તો થાય, એની ચિંતા, એનું કામ એ જાણે, રાઈટ, મારે શું मतलब, ऐसी भावना, अंदर का वात्सल्य, प्रेम, सहिष्णुता हमारी ख़त्म हो गई. क्यों ख़त्म हो गई? क्योंकि हम अनेकांतवाद को नहीं फॉलो कर रहे. जैन धर्म कोई ऐसे खाली पढ़ने के लिए नहीं बनाए, जीने के लिए बनाए कि एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, भाईचारा, सहिष्णुता. ऐसे अपन स्कूल में पढ़ते थे, राइट. तो ये आएगा कैसे हमारे अंदर, जब अनेकांतवाद, भाई सुन लो, सामने वाले की भी सुन लो क्या चाहता है ना. वो गलत भी है, एक अपेक्षा से मान लो गलत भी है, पर उसकी बात सुन भी ली तो सामने वाले को क्या लगेगा, पापा इतने में ही खुश. देखो काम नहीं करना हो तो नहीं करना, पर कभी को मना नहीं करना. ये ऐसे पहले सिखाया जाता था. छोटे बच्चे ऐसे फटाक से बोले ना कि वो आ काम नहीं करूँ, तो पेरेंट्स को कैसा लगता है, नहीं अच्छा लगता है. और वो भले धीरे धीरे करेगा, आज नहीं कल करेगा, यस पप्पा इतना ही बोल दे, तो पापा को कैसा लगता है, बेटा कभी मना तो नहीं करता, भले थोड़ा ऊपर नीचे करेगा आगे पीछे, पर आज तो કેવું થઈ ગયું, टाइम જ નથી, એટલે मुँह फट, राइट. वो संस्कार ही हमने खो दिए हैं कि हमें कैसे बोलना, किससे बोलना, कितना बोलना, है ना. हम तुरंत ही ना तो रेडी होता है. अरे तुमने ना बोला तो पूरा यूनिवर्स तुम्हारा ना प्रूव करने के लिए लग जाता है. पूरी यूनिवर्स की एनर्जी तुम्हें कभी यस करने ही नहीं देगी. कल के लिए तुम्हें करना भी होगा ना, तो तुम्हारे आजू बाजू ना वाली ही वर्गणाएँ होती है. समझ में आई? तुम्हारे आजू बाजू कौन सी वर्गणाएँ होती है? तुम्हें वैसे ही लोग मिलेंगे जो तुम्हें ना ही कहे. कैसे लोग मिलेंगे? जो तुम्हें ना ही बोले. तो हमेशा जीवन में ये चीज़ तो रखनी चाहिए, कोई भी जगह कभी तुरंत ऐसे ना नहीं बोलना चाहिए. तुम्हारी कैपेसिटी नहीं भी है ना, मैं सोचता हूँ, मैं कल बताता हूँ, है ना. तुरंत ऐसे वो एकदम नेगेटिविटी, वो सेंटेंस ही कैसा है आपको पता है. ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है. क्या होता है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन? क्या चीज़ है ये? कुछ नहीं है. ये सिर्फ इतना ही है कि कोई भी सेंटेंस आपको नेगेटिव पैटर्न में नहीं सोचना है. उसमें क्या साइंस होता है आपको पता है? ये जो साइकोलॉजी की बुक्स मुझे बहुत पढ़ने का शौक़ था, राइट. तो वो क्या साइकोलॉजी होती है, और ये बहुत कनेक्टेड है. अपन कोई चीज़ कैसे बोलते हैं, आज मीटिंग है आदिनाथ चैत्यालय में. अब पता है हिरेन भाई के दिमाग में कुछ चल रहा है, पायल भाभी को भी पता है, शाम को वो बात खुलने वाली है, और उनको पता है कि हिरेन भाई वो बात रिप्रेजेंट करेगी और धमाका, यानी एग्जाम्पल है. आप ऐसा नहीं करते हो ना, ऐसा होता है, राइट. तो जैसे ही वो बोलेंगे तो बात सही है, पर किसी को पसंद नहीं आएगी और बात बिगड़ेगी, ब्लास्ट होने वाला है. तो पायल भाभी सुबह से बोलेंगे, देखो तुम्हारे मीटिंग में जवानू नहीं, राइट. और जाना हो तो बिल्कुल जो चल रहा है, जो बोले आराम से और वापस आ जाने. सुबह से कौन सी यानी यहाँ पे क्या सीखा है, तुम्हारे जैने गुस्सो करवानो, आपको कुछ बोलने का नहीं. सुबह से जब तक मीटिंग 8:30 ना बजे तब तक क्या सिखाया जाता है, ऐसा मत करना है, ऐसा नहीं करना है. ऐसा होता है ना कोई भी काम के लिए, ऐसा मत करना है, ऐसा मत करना है. ऐसा पूरे दिन यहाँ पे क्या गया, ऐसा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, बोलना नहीं. आपको पता है ये जो माइंड है ना, वो हर चीज़ को इमेज के फॉर्म में समझता है. कैसे समझता है? इमेज. जैसे मैं सम्य शिखर शब्द बोली तो तुरंत आपका मन, यानी वो बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, तो तुरंत आपका मन क्या बनाता, भले आपने नहीं भी देखा है ना तो भी वो कुछ ना कुछ इमेज बना देता. तब आपको आपके आगे की प्रोसेस होती है, वो बहुत बारीक प्रोसेस होती है, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है. ऐसे मन की एक डिसएडवांटेज यानी उसके पास वो क्वालिटी नहीं है. कौन सी क्वालिटी नहीं है? वो नहीं शब्द की कोई इमेज नहीं बनाता. आपको पता है मन नहीं शब्द की कोई इमेज नहीं बनाता. अब आपने क्या बोला, गुस्सा नहीं करना, उसको क्या मैसेज गया ब्रेन को, गुस्सा करना. ये साइंस है, ये साइकोलॉजिकल रूल है. वो सबका गुस्सा का वो अंदर एक इमेज बना देगा, करना का, पर उसके पास नहीं शब्द की कोई इमेज, यानी एक क्रॉस वाली उसके पास कोई इमेज वो रेडी नहीं कर पाता. आपको पता है इसलिए पॉजिटिव बोलने का कहा जाता है. अब क्या बोला सुबह से पायल बहन ने, गुस्सा नहीं करना. फिर क्या बोला, मीटिंग में नहीं जाना. पर 7:30 तक तो इनके ब्रेन को क्या मिला, मीटिंग में. आपने बोला कुछ भी हो, यहाँ मैसेज कौन सा जा रहा है ना. वो डिकोड ऐसा होता है, आज पता चला ना, है ना.
ऐसा होता है। अब वो क्या 7:30 जैसे 8 बजे ना मार, तो ब्रेन आपको क्या क्या मैसेज देगा, क्योंकि उसको पूरे दिन में 8-10 बार बोला गया है, तो मुझे तो मीटिंग में जाना है, और तुरंत रेडी हो जाओगे। और फिर आपके दिमाग में कार में बैठे हो तो चालू हो जाएगा, उलन बोलवा दे आज, राइट, क्योंकि उसको वही मैसेज गया है। ब्रेन काम, वो उसकी कोडिंग हो रही है पूरे दिन। आपने अच्छा बोला था, आपने अच्छे के लिए बोला था, पर उसको नहीं की इमेज नहीं समझ में आती, तो वो क्या करेगा, उसको क्या लगता है, मुझे क्या कहा गया, गुस्सा करना, मीटिंग में जाना, बीच में बोलना, समझ में आया ये सब। और वहाँ जैसे ही गए, उनको खुद को ऐसा पता है कि मुझे वहाँ जाके गुस्सा नहीं करना है, पर जैसे ही जगदीश भाई ने कुछ बोला उनका ब्रेन क्या करेगा, क्योंकि उसको तो पता है मुझे क्या करना है, और उसको ये भी पता होता है कि कौन कब क्या बोलने वाला है। भाई पता ही होता है, जहाँ कोई कंपनी मान लो, मंदिर क्यों, कोई भी जगह मान लो, उसको पता है कौन कहाँ कब उछलेगा, जंप मारेगा, राइट। तो तुरंत ब्रेन क्या करेगा, वो तुरंत रिएक्ट करेंगे, और फिर हो जाएगा ब्लास्ट। फिर पायल बहन घर आके, तुमने ना पड़ी थी ना बोलवानी, राइट, आपको मना किया था ना बोलने का, पर वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रेन को नहीं शब्द समझ में ही नहीं आता है। इसलिए हमको कैसे अफर्मेशन देने का बोलना है। कहीं ऐसा नहीं लगता है कि गुस्सा नहीं हो हम, कहीं लिखा आचार्य महाराज ने, क्या लिखा, शांत स्वरूप हो हम। कितने बड़े साइंटिस्ट थे आचार्य, कहाँ लिखा उन्होंने नेगेटिव सेंटेंस एक भी लिखा हो मूल ग्रंथों में तो बता दो। उन्होंने क्या बोला, शांत स्वरूप हो हम। आपको क्या बोलना है, मुझे शांत रहना है, तो તમારે શું કહેવાનું હિરણભાઈને, શાંત રહેજો આજે, પર એવું નહીં બોલવાનું કે ગુસ્સો ના કરતા, નહીં તો થવાનો જ છે, है ना, मौन रहना। क्या बोलना, मौन रहना, गुस्सा नहीं करना ऐसा मत बोलना, जे दिवस करा हुआ ये दिवस कही देवानू, राइट, ऐसा समझ में। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे लागू पड़ता है। कभी कभी हमको लगता है ना, हम इतना अपने आप को ट्रेन करके गए थे, इतना सोच सोच के गए थे, पर फिर भी वहाँ जाके हम अपने आप का कंट्रोल तो क्यों नहीं रहा, क्योंकि उसको मैसेज ही वो मिला था। हाँ, जैसे कोई आंटी मेरे को आके बोले, મને તો યાદ જ નથી રહેતું માથું, એટલે બધું વૈયાવ્રતિમ કહેવાનું, राइट, मुझे तो याद ही नहीं होता, है ना। अब तुम ये मत समझना कि मुझे याद नहीं होता, कौन बोला था कल, हाँ, राइट, मुझे याद नहीं होता। अब वो नहीं बात नहीं समझता, अब आप यहाँ क्या लगाओगे, मुझे याद, पर तुम्हारी बिलीफ सिस्टम गलत है। उसको मैसेज तो सही मिला है, मुझे याद नहीं, वो नहीं समझता, दैट इज़ राइट, पर तुमने बिलीफ सिस्टम में क्या स्टोर करके रखा है कि मुझे याद, तो फिर वो ब्रेन को ओवरकम कर जाएगा, समझ में है। वो ब्रेन के सिग्नल को क्या करेगा, तो कभी ऐसा नहीं बोलने का, देखो આપણને પૈસા પડે બોલી દેવાનું કે મને તો અકલંગ સ્વામી જેમ એક વારમાં યાદ રહી જાય, क्या जाता है हमारा। ये सोचो, अपने लिए हम अच्छा नहीं बोलेंगे, यानी ऐसे बड़ाई नहीं माननी है, राइट, पर हम अपने आप को 50 बार रोज़ ऐसा बोलते हैं कि मुझे याद नहीं होता, मेरा कॉन्फिडेंस लो है, मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, मेरे बच्चे नहीं सुनते, मेरे बच्चे मेरी नहीं मानते। ये इतनी कहानी गाने से अच्छा है कि उसका पॉजिटिव सोच लो, मुझे कुछ आता नहीं है, मुझे कोई काम समझ में, मुझे ये जैन विश्वविज्ञान ऊपर से जाता है ना। अब इतना नेगेटिव हम सोच के यहाँ आते हैं, है ना। ये सोच का प्रभाव देखो, ये सोच के ही हम इसमें एंट्री करते हैं कि माता जी ने बोला इसलिए हम आ गए, पर अंदर क्या स्टोर है कि मुझे समझ में। अब माता जी 25 बार भी पढ़ा ले ना, तुम्हारा ब्रेन एक्सेप्ट, क्योंकि तुमने क्या स्टोर किया, मुझे समझ में नहीं आता, तो तुम्हारा ब्रेन यहाँ तक एंट्री नहीं करने देगा, उस शब्द को वहाँ तक नहीं जाने देगा। और तुमने बोला माता जी जे समझाओ मैंने एक ज वार में खबर पड़ी जाए, एक बार ब्रेन को मैसेज दे के देखना, है ना। रात में सोते समय जितने काम करवाना हो इस ब्रेन से, रात में सोते समय अपने आप से बोलो, ये बहुत बड़ा साइंस है। क्या बोलो, रोज़ जो तुम्हें अपने में इम्प्रूवमेंट लाना है, जैसे तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, राइट, तो तुम रोज़ ऐसा अपने आप को, मेरे जैसा शांत व्यक्ति
राइट। मैं बहुत शांत हूँ, रोज़ अपने आप को क्या ऐसा बोल के सो। तो सुबह में क्या होता है, जैसे ये बुक है, सिंपल ये बुक है, अब मैं ये पढ़ रही हूँ, अब पढ़ते पढ़ते नींद आ गई मान लो, तो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, मैं नहीं करती पर बच्चे क्या करते, पेन यहाँ रख के नींद आ गई तो वहाँ का वहाँ बंद करके सो गए। अब कल मॉर्निंग में उठ के मुझे फिर से बुक पढ़नी है, तो कौन सा पेज खुलेगा, जहाँ पेन रखी थी वही अपने आप पहला खुलेगा। उसका मतलब तुम रात में जो सोच के सोते हो, पूरी रात पर अनकॉन्शियस माइंड क्या करता है, उसका प्रोग्रामिंग करता है। क्या करता है, प्रोग्राम। सुबह में उठ के कौन सा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा, वही होगा जो रात भर कोडिंग पक्की हुई है फाइनल। तुमने जो सोचा रात भर उसको टाइम मिलता, सुबह में उठ के वही काम होता। इसलिए जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो क्या करते, सोते समय अपने आप को पावरफुल क्या देते, अफर्मेशन। और ये कोई बाहर का रूल नहीं है, जैनिज्म का रूल है। अपने आचार्यों ने बोला सुबह में उठ के ध्यान करो, बोला कि नहीं। तो ध्यान करने में क्या करना है, यहाँ ही तो करना है, शांत स्वरूपो हम, है ना, अनंत शक्ति स्वरूपो हम, अनंत आनंद स्वरूपो हम। ये रोज़ हम अपने आप को बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छा याद होता है, मैं सबका रिस्पेक्ट रखती हूँ, मैं सबको अच्छे से खुश मिजाज रखती हूँ, है ना, मेरा चेहरा हमेशा खिलखिलाता रहता है। तो व्यक्ति की पर्सनालिटी वैसी वैसी ग्रो होती है। नहीं तो कैसा रहेगा, જેણે જેવું કહી દીધું ને બધાને રિમોટ કંટ્રોલ આપેલું હોય આપણું, રાઈટ। उन्होंने जो बटन प्रेस किया हम क्या करने लगते हैं, कठपुतली की तरह वैसा वैसा होने लगता। तो आचार्य महाराज ने हमको अनेकांतवाद यानी सहिष्णुता सिखाई हमें जीवन में, समझ में आया, है ना। तो कभी हम अपन सोचते हो होता उल्टा है, उसके मतलब क्या किया तुमने, कैसे सेंटेंस बोले थे, नेगेटिव बोले थे, उसको ही पॉजिटिव बोलना शुरू कर दो, देखो चमत्कार हो जाएगा, है ना। कोई चमत्कार बाहर से नहीं होता, खुद पे काम करना होता है। किस पे काम करना होता है, ये तो मैं करके ही रहूँगी। कैसा होता है मन, ये तो होके ही रहेगा। ये ऐसा मैं जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगी, समझ में आया। तो वो पूरी दुनिया तुम्हारा काम पूरा कराने के पीछे जुट जाएगी, पर ये दृढ़ संकल्प शक्ति अंदर होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, आजू बाजू के बहानों पर फोकस करते। पप्पा यार टाइम थी लाइन ना आप्યું, मम्मी ने मुझे काम बता दिया, घर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा था। ये सब क्या है, बहाने, है ना। अंदर की इनर पावर जगाना कौन सिखाता है, अनेकांतवाद, सहिष्णुता, एक दूसरे के प्रति जीने की, वात्सल्य की कला है। वात्सल्य नहीं है तो भी हम सम्यक दृष्टि, बताओ है क्या सम्यक दृष्टि, आर्ट ऑफ लिविंग, है ना, जीवन जीवनी कड़ा, समझ में आया। हाँ, स्याद्वाद हमें विनम्रता सिखाता है, कितना अच्छा लिखा है, हमें पोलाइट बनाता है। ये पढ़ के फ़ायदा क्या, पोलाइट बनाएगा कि एटलीस्ट हमने दूसरे का क्या रखा, रिस्पेक्ट रखा, रखा कि नहीं ये। और दूसरे को दृष्टिकोण को सुनने का धैर्य देता है। आजकल क्या हो गया, धैर्य ही खत्म, जा जे करवो है कर ले। सीधी हमारी भाषा कैसी होती है, यदि बेटे ने एक बार के बाद दोबारा पूछा तो जे करो इन कर ले, मन पूछवा आवतो नहीं, समझ में। यानी धैर्य कहाँ है हमारा, भाई आज तुमने ऐसा जवाब दिया, कल तुम्हें वो कैसा जवाब देगा, हैं। बोल ना करो वधार, शांति से बैठो। माता जी भी इतना गुजराती सीख गई। बोल ना करो, राइट, समझ में आया। तो ये कब आता है कि हम एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, वो धैर्यता चली गई और फिर हमारे में ही नहीं रही, हम बच्चों से एक्सपेक्ट करते। तो बच्चों में तो आने वाला बहुत टफ, वो तो कैसे माहौल में बड़े हो रहे। तो पहले तो हमें खुद को अच्छा बनना पड़ेगा। जब हम स्याद को अपने जीवन में उतारते हैं तो भीतर का अहंकार मिटता है और बाहर का विरोध शांत। शांत, ओके चलेगा, क्या भाषा चलेगा, है ना। एक बार तो बोल दो उसको, तो उसके अंदर क्या लगेगा, हाँ चलो मम्मी सांभळवा लागी छे मारू, है ना। कल से ऐसे बच्चों को ऐसा लगा मेरी मम्मी क्लास में जाती है तो बहुत सुधर गई है, ऐसा लगना चाहिए। तो वो लगेगा क्लास में मारे जવું છે કે કંઈક તો થાય છે ત્યાં, है ना। ऐसा आपकी लाइफस्टाइल बदलेगी, आपकी स्पीकिंग वोकेबुलरी बदलेगी ना, तो उनको लगेगा यार वहाँ जाने से कोई तो फ़ायदा है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि उनको छापरे चढ़ाना है,
है ना, उनको अच्छे संस्कार भी देना है, पर थोड़ी पेशेंस हमको भी डेवलप करनी। उनकी तो बची ही नहीं है, राइट। और हमने उनके पीछे उनको देख देख के जो हमारे में थे उसको भी क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो क्या होगा, दोनों एक सरीखे हो गए, है ना। पारसनाथ भगवान कभी कमठ जैसे नहीं हुए, चाहे कमठ ने जो किया, पर वो हुए क्या। फिर हम तो ऐसे हो जाते ना बच्चे के साथ कि ये मारी सामे जोरथी बात ज केम करे, है ना। इस घर में रहना है ना तो जोर से बोलना नहीं, बाकी जो करना है वो कर ले, ऐसा बोलते हैं ना हम। फिर क्या हुआ, उसने जोर से बोला, तुमने। अब બિચારાને જોડે પૈસા નથી, 1 BHK નો ફ્લેટ લેવાનો, તો તમારા ઘરમાં રહેવાનું જ છે ને। अभी छोटा है, नहीं है, तो तुम ऐसी धमकी देते हो, तो अंदर का रिस्पेक्ट उसका बचेगा आपके लिए। रिस्पेक्ट ही अंदर का, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, बड़े हो, उस बहाने तुम कुछ भी बोल रहे हो तो उसका रिस्पेक्ट तो ख़त्म। तो ठीक है, पापा है, मजबूरी रह रहा है, जिस दिन कमा लेगा पप्पा बाय बाय, राइट। समझ में आया। तो ये सहिष्णुता है जो हमने खो दी है। किसी को जरूर है उसका, मतलब कमा के तो मैं लाता हूँ, कितनी साड़ियों लावे छे, यानी ये ठीक है, वो ज़्यादा ला रही है तो बोल दो, पर कहने की स्टाइल तो सही होनी चाहिए ना, कि भाई थोड़ा पैसा बचाओ, काम आवे, ऐसे करके बोलना चाहिए। पर हमारी भाषा शैली हमने, और ये सब बच्चे देखते हैं, कौन देखते हैं, और यहाँ नहीं देखते हो तो बाहर का भी उधार का लेके आते हैं, तो कैसे आप मैनेज करोगे। तो इसलिए ये सब पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट, टाइम हो गया। दृष्टिकोण नेक्स्ट क्या है, इतना पढ़ लेते रहे। अनेकांत और शाद्वाद। वस्तु एक, वस्तु के पहलू, वस्तु एक है पर उसके परसेप्शन अलग है। अनेकांत वस्तु का क्या है, स्वरूप है। अनेकांत पूरी वस्तु का क्या है, स्वरूप है। उस कथन पद्धति का प्रतिपादन करना, उसे कहना अथवा उसे बोलना, वो क्या हो गया, शाद्वाद। ठीक है, अनेकांत वस्तु का स्वरूप है और उस स्वरूप को कहना बोलना क्या है, शाद्वाद। और वो जो शाद्वाद कहने और बोलने की पद्धति का नाम है, और बोलने के लिए हमको नई का यूज़ करना पड़ेगा। समझ में आ गए। अनेकांत वस्तु का स्वरूप, जिस पद्धति से उसे कहा जाता है उस पद्धति को शाद्वाद, राइट। और उस शाद्वाद पद्धति को कहने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, नई का। गेट इट। नेक्स्ट, ये बहुत मस्त, तुम्हारा रसोईनी चीज़ आएगी, है ना। देखो, शाद इतना सा पढ़ ले कि कल पढ़ेंगे। शाद अपेक्षा, और वाद यानी बोलना। कलर की अपेक्षा है क्या है, सफ़ेद। और टेस्ट की अपेक्षा क्या है, यानी क्या है, नमक। बराबर, वो बनी है जीभ तो खारा लगेगा। कलर की अपेक्षा देखने में सफ़ेद। एक ही भोजन में लौंग की गर्माहट, मिर्च का तीखापन और हल्दी का स्वाद एक साथ मौजूद होता है कि नहीं। अनुभव इस बात पर निर्भर है कि आप किस अपेक्षा से स्वाद ले रहे हो, है ना। जिसको खारा लगेगा, अरे नमक ज़्यादा ना क्यों, राइट, नमक ज़्यादा डाल दिया है, नमक कम डाला है, जिसको कम लगेगा, है ना। जिसको फीकी फच सब्जी होगी तो वो क्या बोलेगा, हल्दी नती घर में, राइट, है ना। और उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा तो मरचू नतु घर में। तो वो क्या, आप किस अपेक्षा, आप किस एंगल से देख रहे हो, उसका टेस्ट देख रहे हो, उसका कलर देख रहे हो, कि उसका खारापन, तीखापन, मीठापन, क्या देख रहे हो, उस अपेक्षा से आप बात करोगे। तो अपन इसको कल डिटेल में समझेंगे, घड़ी देख देख के, बराबर। तो आज कौन सा डे है, फ्राइडे, थर्सडे, कल फ्राइडे, संडे अपने को कितने बजे आने का, नहीं सुबह तो आने का ही है। वो क्लास कहीं, उस क्लास के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ना सुबह या ना शाम, जो मिलेगा बीच में एक्स्ट्रा मिलेगा। खाली मंडे के दिन रखना पड़ेगा शाम को, क्योंकि वो उनके टाइम के अकॉर्डिंग अपने को भी एडजस्ट करना होगा, ठीक। तो कितने बजे आना, 1:30 बजे। लगभग कितने रजिस्ट्रेशन हुए, 125 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। देखो, बच्चे आना चाहिए। बेटा तू आज पहली बार आई, कैसा लगा, ऐसा नहीं मुझे अच्छा लगे इसलिए अच्छा बोलना, है ना। थोड़ी मम्मी को भी डांट पड़ गई ना आज, ऐसा। तो बच्चों को तो थोड़ा ऐसा खुशी हो जाती कि थोड़े आज मम्मी के लिए भी होमवर्क था, ऐसा।
तो मंदिर क्या है भाई, स्वाध्याय यही है कि उसमें हर एक व्यक्ति को कहीं कहीं लगना चाहिए कि वी हैव टू चेंज, मुझे कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। बाकी सब ठीक है, ज्ञान अपनी जगह है, पर ज्ञान हमारी आत्मा तक पहुँचे वो इम्पोर्टेंट है। तो क्या बता रही थी, टाइमिंग 1:30 बजे आना है, टाइमिंग का ध्यान रखो। जिसने रजिस्ट्रेशन किया है उसको एंट्री मिलेगी, यानी उस एज वाले में, फिर उस एज के अबाव वाले कितने भी आके बैठे, किसी के लिए मनाही नहीं है, पर जैसे उस बच्ची को आना है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना होगा। एक देखो कोई भी जगह की सिस्टम होती है, ऑर्गेनाइज कैसे मैनेज करें कि हमको 50 लोगों का व्यवस्था करना है, उनको कोई एक्टिविटी करना है, सपोज़ मुझे कोई भी आपको गेम खिलानी है बच्चों को, राइट, जिसमें स्पिरिचुअलिटी सिखानी है, तो मैं कैसे सिखाऊँ भाई। 50 आने वाले हो तो मुझे वैसा सोचना पड़ेगा, 100 आने वाले तो माता जी को वैसा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए ऑर्गेनाइज करने के लिए इजी हो जाए, इसलिए इजी काम है, राइट। हमारे पास व्यवस्थित डेटा आ जाता है और समझ में आ जाता है, एज ग्रुप पता चलता है, ये सब बाइफर्केशन इजीली हो जाता है। तो सबको ध्यान रखना है। कल के सौधर महेंद्र सीमा महेंद्र भाई शाह कौन है, ओके, और दूसरे चेतना दिनेश भाई शाह कौन, कोई बात नहीं, सुबह में आ जाए, उनको बोल देना। तो सब लोग इसमें भी एक्टिव रहे, क्योंकि अभी मैंने कार्ड देखा, यानी वे एक्चुअली में मेरा टॉपिक नहीं है, ये चिंता आपको होनी चाहिए, पर मैं बोल देती हूँ कि अभी भी सभी के नाम आने बाकी है। वो खाली गैप दिखता है तो अच्छा नहीं लगता, समझ में आया। तो अपने को कितना 1-2 पूजा, एक समुच्च पूजा करते यानी नंदीश्वर देव की, जो कॉमन पूजा एवरीडे की जाती है, और एक पूजा रोज करते, 2 पूजा, और एक देव शास्त्र गुरु की। 7:30 बजे शुरू होता है, 8:30 बजे तक आराम से विथ भक्ति, राइट, पूरा होता है। तो हम सभी को अच्छे रोज आओ, अच्छी बात है, नहीं आ पाते तो एक बार तो आना है ना। तो सभी को अपने भाव बनाने चाहिए, जिससे सभी को अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। एक चीज़ और अनाउंस करनी थी, मैं रोज़ भूल जाती हूँ। ये जो जैन विश्व विज्ञान ग्रंथ है उसके सेकंड पार्ट की क्विज़ चलती है, ओपन बुक एग्ज़ाम, उसमें क्विज़ एवरी मंथ चलती है। हर थर्ड चल रहा है, बीजू थर्ड चल रहा है, सॉरी, सेकंड पार्ट की एग्ज़ाम पूरी हो चुकी है, थर्ड स्टार्ट हो चुका है। ये 7 महीने हो गए, ये 7वीं का रिज़ल्ट है आज। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग 10-10 पेज की PDF भेजते हैं, उसमें से उनको पढ़ाई करनी है, उनको सफिशिएंट टाइम मिलता है। 4 बार PDF आपके पास आती है और 4 बार एग्ज़ाम होती है 1 महीने में। आपको PDF पढ़ना है, पर एग्ज़ाम ओपन बुक होती है, क्योंकि भयंकर मैथ है उसमें, तो इतने आंकड़े सबको याद नहीं हो सकता, कभी कभी मतलब भी नहीं होता है, राइट। पर तीसरा ऐसा है कि उसमें एक भी आंकड़ा, यानी आंकड़ा तो है, समूह शरण के बहुत आंकड़े हैं उसमें, पर फिर भी ओपन बुक एग्ज़ाम है, इसलिए डरने की बात नहीं है। आप आराम से पहले स्टडी कर लो, उस समय बुक खोलिए, सब ऑटो सबमिशन प्रोसेस है उसमें। तो उसमें टाइम से खुलता है वो फॉर्म मोबाइल में, और जैसे ही टाइम पूरा हुआ, आपका बाकी है, हो गया, कुछ भी मतलब नहीं, वो अपने आप क्या हो जाता है, ऑटो सबमिट। सब पीछे ऐसी टेक्निकल सिस्टम सेट है, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेता है, यानी 0.5 का भी डिफरेंस उसमें दिख जाएगा। यानी सब सब्सक्रिप्शन लेके किया है, यानी पीछे मेहनत बहुत है, हमारा काम सिर्फ क्वेश्चन निकालना है। पीछे पूरा सब 2-4 बार बैठ के सब सिस्टम सेट करवा दिए, यानी वहाँ कोई चीटिंग नहीं होगी कि मेरे देखने में गलती हुई, ये कोई पार्शियलिटी वहाँ होने वाली नहीं है। और 4 एग्ज़ाम जो देगा, और चारों एग्ज़ाम का टोटल एवरेज यानी टोटल निकलेगा, और उसमें जिसके हाईएस्ट मार्क होंगे, ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्राइज़ एवरी मंथ दिए जाते हैं, ठीक है। तो उस बहाने आपका 40 पेज का स्वाध्याय पर मंथ हो जाएगा, है ना। तो सेकंड पार्ट का तो हो चुका है, अभी थर्ड पार्ट चल रहा है। तो इस बार की क्विज़ का रिज़ल्ट आज आया, मेरे पास लिख के आ गया। तो पहला नाम है मोनिका नयन शाह, बोरीवली वेस्ट मुंबई, यानी ये पूरे भारत में जाती है। उसमें से फर्स्ट नंबर है मोनिका नयन शाह, बोरीवली वेस्ट मुंबई। दूसरा है कीर्ति संजीव जैन, बीकन गाँव, राइट। और थर्ड रैंक आया है चंचल विलास जैन, आस्टा, विदिशा के पास। इन सभी जो प्रतियोगी इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, उनके लिए भरपूर आशीर्वाद कि उन्होंने बहुत ही अच्छा स्वाध्याय किया
और इन लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया है जयमीन कुमार शाह, नवी मुंबई। इन लोगों के ये प्रतियोगिता के डोनेटर थे, तो उनके लिए भी भरपूर आशीर्वाद कि उनके बहाने उस निमित्त से लोग स्वाध्याय से जुड़ रहे और एक एक शास्त्र उनका धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोग भी उस क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाना, सामने QR कोड है, वो QR कोड को गूगल स्कैनर से स्कैन कर देना, उसमें आप ज्वाइंट हो जाओगे। लिंक आएगी, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइंट हो जाना, तो आपके पास उस पर मैसेज आते रहेंगे। अब नेक्स्ट मंथ की जो क्विज़ आएगी, राइट, तो उसमें कब को कौन सी डेट पे एग्ज़ाम है, और वो ऑनलाइन एग्जाम्पल है। आप कहीं पे भी गए, लंदन भी चले गए तो वहाँ से एग्ज़ाम दे सकते हैं, राइट। इसलिए कोई चिंता नहीं करनी, तो सभी उस क्विज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जय बोलिए घणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज जी की। कुछ अनाउंसमेंट। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो देव। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरा